मिताली, ये देखो, दूध की मलाई को ऐसे अच्छे से पकाकर उसे शुद्ध देसी घी बनाया जाता है। ठीक है दादी माँ। अचार बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम आम को बहुत अच्छे से सुखाएं, क्यों दादी माँ? क्योंकि अगर आम में थोड़ी भी नमी रह गई तो मसाले मिलने के बाद स्वाद अच्छा नहीं होता। ठीक है दादी माँ, मैं समझ गई। इसी तरह से मिताली अपनी दादी माँ से कई चीजें बनाना सीखती है। मिताली को खाना बनाना बहुत पसंद था। समय बीतता गया और अब मिताली एक बहुत ही खूबसूरत युवती बन चुकी थी और वो अपनी दादी माँ के हर काम में हाथ बटाया करती थी। एक रोज जब मिताली खेतों से सब्जियां लेकर आ रही होती है, तभी आलोक नाम के लड़के को कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे। अरे ओ छोरे, तेरे को समझ में नहीं आ रही है क्या? हैं? चल जल्दी सारा माल ढीला कर। ये रामपुरी चाकू देख रहा है ना? अभी पेट में आर पार कर दूंगा, तब समझ में आएगा तुझे। अरे लग रहा है तू अंधा और बहरा दोनों ही है। क्यों, तुझे डर नहीं लगता क्या? रुक, अभी बताता हूँ मैं। अरे 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 भाई साहब, आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं तो बस इस गांव से गुजर रहा था। आज मेरा एक इंटरव्यू है। मेरे पास तो बस आने जाने का किराया भर का पैसा है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बात है, तो चल वही दे दे। अभी नरेश ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर मिताली पहुंच जाती है। अरे ओ नरेश और ब्रजेश, तुम अपने आदतों से बाज नहीं आओगे? छोड़ो इन मुसाफिर को। अरे चली जा, हमारे काम में आड़े मत आ तू। लग रहा है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अगर तुमने इन्हें नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी शिकायत गांव के सरपंच जी से कर दूंगी। वैसे भी पूरा गांव तुम लोगों से परेशान है, फिर गांव वाले तुम्हें गांव से बाहर निकाल देंगे। इससे अच्छा यही होगा कि तुम इन्हें छोड़ दो। अरे ठीक है माता, ये सब गांव से निकलवाने की धमकी मत दो। हम छोड़ रहे हैं इन्हें। ऐसा कहकर नरेश और ब्रजेश आलोक को छोड़ देते हैं और आलोक मिताली के साथ आगे जाने लगता है। वो उसे अपने घर ले जाती है और उसे पानी पिलाती है। ये लो, पानी पी लो आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं ना होती तो कोई और होता। ऊपर वाला अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर आलोक वहां से चला जाता है और पूरे रास्ते बस मिताली के बारे में ही सोचता रहता है। मिताली ने कहीं ना कहीं उसके दिल में अपने लिए घर बना लिया था। ऐसे ही समय बीतता है और आलोक की एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब लग जाती है और एक दिन वो अपनी माँ के साथ मिताली का हाथ मांगने के लिए उसके घर आ जाता है। दादी, मैं आपकी पोती को बहुत पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम क्या काम करते हो बेटा? दादी, पढ़ा लिखा हूँ और अभी मिताली की वजह से ही मुझे इस गांव में एक अच्छी खासी कंपनी में नौकरी लग गई है। दादी, मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन आपकी पोती को पलकों पर बिठा कर रखूंगा। मुझे आपकी पोती के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आलोक ने। मिताली की दादी के लिए बिना दहेज दिए बेटी का हाथ किसी और के हाथ में देना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। साधारण तरीके से आलोक और मिताली की शादी हो गई। आओ बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। मिताली ने आलोक के घर को चारों तरफ से देखा। वो ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन हाँ, उसके घर से अच्छा था। उसने ममता के पैर छुए और ममता ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। कुछ महीनों तक तो सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन कुछ महीने बाद आलोक की नौकरी छूट जाती है। आलोक जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। तुम ही बताओ मिताली, अब मैं क्या करूं? पकोड़े तलूं? अरे डिग्रियां लेकर कोई जॉब नहीं मिल रही है यार, और जो मिलती है ना तो वो भी महीने 2 महीने में छूट जाती है। क्या बहुत समस्या है। बहू, जमा जोड़ा सब खत्म हो चुका है। इसकी नौकरी से भी क्या गुजारा होगा? इतने खर्चे हैं गृहस्थी के, ये भी बेचारा क्या करे। जानती हूँ माँ जी, ये भी परेशान है, लेकिन ज्यादा नहीं तो थोड़े पैसे में ही कर ले। साग सब्जी का तो खर्चा निकल ही जाएगा। कुछ दिन बाद आलोक को जॉब मिल जाती है, लेकिन तनख्वाह केवल 8,000 रुपए थी। इस समय उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। मिताली बहू, आज खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं माँ जी, घर में कोई सब्जी तो थी नहीं। मैं सोच रही थी कि एक बार दादी से मिलाऊं। वहाँ 2-4 दिनों की सब्जियां तो मिल ही जाएंगी। नहीं बहू, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी वो इतनी बुढ़ी है, वो क्या कहेंगी?
कि पैसे खत्म हो जाते हैं तो बेटी को हमारे यहाँ भेज देते हैं साग सब्जी लेने। तो ठीक है माँ जी, रोटी बना देती हूँ। दादी ने मुझे थोड़ा सा अचार दिया था, उसी से रोटी खा लेंगे। वैसे भी सब्जी के लिए पैसे नहीं हैं। आलोक जी की सैलरी भी महीने के आखिरी में मिलेगी। मिताली ने खाना परोस दिया। थाली में रोटी और अचार रखी हुई थी। अरे आज तुमने सब्जी नहीं बनाई? जी वो बात ऐसी थी कि सब्जी के लिए पैसे नहीं थे। हमें कुछ दिन अचार से ही खाना पड़ेगा रोटी। हमें कुछ दिन अचार से ही रोटी खानी पड़ेगी। बहू, ये अचार तो बहुत ही लाजवाब है। ये किसने बनाया? माँ जी, ये मेरी दादी बनाती है। वैसे मैं भी बना लेती हूँ, दादी ने ही मुझे सिखाया था। ठीक है, इस बार जब सैलरी मिल जाएगी ना तो तुम भी ये अचार जरूर बनाना। सच में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जी, मेरी दादी कहती है कि अगर एक समय सब्जी ना मिले तो अचार से रोटी खाई जा सकती है। अरे बहू, सच में इतना स्वादिष्ट अचार मिले तो मैं तो हर समय अचार के साथ ही रोटी खाऊं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मिताली अपनी सास से कहती है, माँ जी, कुछ नींबू रखे थे, मैंने उनके अचार बनाया है, जरा ये भी चक्कर बताइए ना। सच में बहू, लगता है जादू है तुम दादी पोती के हाथों में। जो कोई खाएगा उंगली चाटता रह जाएगा। एक बात कहूँ जी? हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? वो बात ये है कि क्या ये वो कर रही हो? हाँ जरा ठीक से बताओ। दरअसल मैं सोच रही थी कि इस तरह के अचार बनाकर मैं बेचना शुरू कर दूं। वैसे भी हम सास बहू घर में ऐसे ही सारा दिन खाली ही बैठे रहते हैं। इस तरह हमारा समय भी कट जाएगा और हमारी आमदनी भी हो जाएगी। तुम तो बड़ी समझदार हो बहू, लेकिन मुझे अचार बनाना नहीं आता। माँ जी, अगर आलोक जी मुझे हाँ कह दे तो फिर मैं आपको सब सिखा दूंगी। आप इसकी फिक्र मत कीजिए। तो फिर ठीक है, इस महीने की तनख्वाह आने दो, फिर तुम काम करना, अचार ही बना लेना, ठीक है? मिताली आलोक की बात सुनकर खुश हो जाती है और वो 1 तारीख का इंतजार कर रही होती है। आलोक की सैलरी मिलते ही कुछ अचार के मसाले, आम, गाजर, मूली, नींबू खरीद कर ले आती है और उसके बाद फिर दिखाती है अपने हाथों का जादू। और अपनी सास की मदद और दादी के अचार बनाने के नुस्खे से उसने बहुत सारे स्वादिष्ट अचार बना लिए। अचार तो बन गया मिताली, लेकिन अब इसे बेचोगी कहाँ पर? ये तो हमने सोचा ही नहीं। अरे बहू, हम ये अचार बाजार में बेचेंगे, और कहाँ बेचेंगे? और इस तरह से दोनों सास बहू अचार के डब्बे लेकर बाजार में चली जाती हैं। अचार ले लो, अचार, आम का अचार, नींबू का, गाजर का, आंवले का, तरह तरह के खट्टे मीठे अचार ले लो, अचार। तभी एक औरत उनके पास आती है और कहती है, बहन जी, कैसे दिए ये अचार? बस 60 रुपए किलो है। ये तो बहुत सस्ता है। 30 रुपए किलो तो आम ही हो रहे हैं। इसकी तो खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। पता नहीं खाने में कैसा होगा। जी बहन, पहले चक्कर देखिए, फिर खरीदिए। वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। जैसी खुशबू वैसा ही स्वाद। लाओ, 1 किलो दे दो। मेरी बहू प्रेग्नेंट है, खाएगी तो उसका मन अच्छा हो जाएगा। इस तरह उनका सारा अचार बिक जाता है। सास बहू दोनों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वैसे तो ज्यादा फायदा नहीं हुआ था क्योंकि अचार उन्होंने सस्ते में बेचा था, लेकिन एक उम्मीद की किरण जरूर नजर आ गई थी कि उनका काम अब चल निकलेगा। अगले दिन मिताली अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप आम काटिए, तब तक मैं मसाला बनाती हूँ। ठीक है बहू, लेकिन आज कुछ ज्यादा अचार बनाएंगे। और ऐसे ही हर दिन अचार बनाकर वो बेचने लगते हैं। अब अचार ज्यादा बिकने लगा था। माँ जी, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बाजार और दुकान पर हमारे ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी पहचान नहीं है। क्यों ना हम अपने अचार को कोई पहचान दे? वो कैसे बहू? वो ऐसे, अब हम अपना अचार खुला नहीं बेचेंगे। अब हम उसको खुद तोलकर 1 पाव, आधा किलो और 1 किलो के डिब्बे में पैक करेंगे। इसका एक नया नाम होगा सास बहू का अचार। हम इसे थोक की दुकान तक पहुंचाएंगे तो देखना, ऐसा होगा तो हम सास बहू भी छा जाएंगे। अब तो लगता है मुझे भी नौकरी छोड़कर सास बहू के अचार फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। ये विचार भी बुरा नहीं है। पहले दुकान, उसके बाद फैक्ट्री। अरे वाह, हम तो बहुत अमीर हो जाएंगे, है ना माँ जी?
हाँ बस बस ठीक है, अब सपने देखना छोड़ो और अब काम पर लग जाओ, तभी सपना सच होगा बहू। तभी लता नाम की एक गांव की औरत उनके घर आती है। सुना है आप दोनों बहू अपना अचार बनाती हैं, क्या आप हमें भी अचार बनाना सिखाओगी? हाँ हाँ लता, क्यों नहीं, हम सिखा देंगे। हमने अपनी दुकान खोली है जिसका नाम रखा है सास बहू का अचार। तुम अपने साथ और लड़कियां और बहू को ले आना, इसी बहाने वो भी अचार बनाना सीख लेंगी और हमारे यहाँ पैकिंग का काम कर लेंगी। इसके बदले हम उन्हें कुछ पैसे भी देंगे। अच्छा, फिर तो मैं कल ही 8-10 लड़कियों का इंतजाम करती हूँ। और इस तरह दोनों सास बहू का अचार बनाने का कारोबार जोरों शोरों से चलने लगता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, अगर मेहनत सच्ची हो तो दिन बदलने में देर नहीं लगता। इस तरह से सास बहू की दुकान एक छोटे से फैक्ट्री में बदल गई और उनका अचार इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच गया। वहीं आलोक ने अपनी जॉब छोड़ दी और वो अपनी गाड़ी से मार्केट में अचार सप्लाई करने लगा। माँ, मैं तो हिम्मत हार गया था, लेकिन आप और मिताली ने अचार के बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों तक ले गए कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है। बेटा, ये सब मिताली की मेहनत का नतीजा है। नहीं जी नहीं, ये सास बहू की मेहनत का नतीजा है। अगर इसमें माँ जी मेरा साथ नहीं देती तो शायद ये मैं कभी नहीं कर पाती। भैया आलू कैसे दिए? बस बहन जी 20 रुपए किलो हैं। ठीक है, फिर 5 किलो कर दो। और कुछ चाहिए आपको? मेरे पास सब्जियां भी है, पालक है, गोभी है, भिंडी है, शिमला मिर्च है। अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो मैं वो भी तौल दूं। नहीं नहीं भैया जी, बस यही चाहिए था। छी छी छी, हे राम, इन लड़कियों को तो तनिक भी शर्म नहीं है। इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर ऐसे बाजार में घूम रही है। अरे बहन जी, ये सब तो आजकल का फैशन है, आप इसमें इतना क्यों हैरान हो रही हैं? ये सब तो आज के जमाने में आम बात है। हो सकता है ये सब आप लोगों के लिए आम बात हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। अगर मेरी बेटी होती और उसने ऐसे कपड़े पहने होते तो मैं उसका गला खुद अपने हाथों से घोटकर मार देती। भला ये भी कोई संस्कार है? इतने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं, पूरा शरीर ऐसे ही दिख रहा है जैसे कि ये लड़कियां अंग प्रदर्शन कर रही हो बाजार में। अब ये तो आपको कोई नहीं समझा सकता। चलिए ये लीजिए, आपका 5 किलो आलू तैयार है। इस तरह से लता उस दुकानदार को पैसे देकर वहां से अपने घर की ओर जाने लगती है और अपने आप से कहती है, राम राम राम, घोर कलयुग आ गया है। एक जमाना हुआ करता था कि अगर औरतों के वस्त्र को कोई हटा दे तो उस पर महाभारत हो जाया करती थी। और एक आज का जमाना है कि आजकल की लड़कियां अपने कपड़े खुद ही उतार रही हैं। खैर, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बड़ी बहू काफी संस्कारी है। बस ऊपर वाले से तो मैं यही विनती कर रही हूँ कि मेरी छोटी बहू भी 36 गुण वाली सर्वगुण संपन्न आए। ऐसा कहते हुए लता अपने घर आ जाती है और अपनी बड़ी बहू ज्योति को आवाज लगाती है, ज्योति बहू, अरे ओ ज्योति बहू, जरा एक कप चाय तो बना ला। आज मेरा सर बहुत ही दर्द हो रहा है। जी माँ जी, अभी लाई। कुछ देर बाद ज्योति चाय बनाकर अपनी सास को दे देती है और उससे कहती है, माँ जी, आज आपका इतना मूड खराब क्यों है? कुछ हुआ है क्या? कहीं बाजार में किसी से अनबन तो नहीं हो गई आपकी? अरे नहीं बहू, बाजार में तो मेरी किसी से अनबन नहीं हुई। बस मैंने वहां कुछ लड़कियों को देख लिया जो छोटे छोटे निक्कर पहनकर बाजार में ऐसे ही खुलेआम घूम रही थी। बस वो सब देखने के बाद मेरा दिमाग पूरा ही खराब हो गया। अच्छा ये बात है। अब माँ जी, हम इसमें क्या ही कर सकते हैं? हम अपने आप को तो समझा सकते हैं, दूसरों को तो नहीं। बस आप देवर जी पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं वो फिरंगी बहू घर में ना ले आए। हाँ बहू, ये तूने पते की बात की है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं जल्द से जल्द अरुण की शादी एक संस्कारी लड़की देखकर करवा दूंगी। मैं कल ही पंडित जी के घर जाकर इस बारे में बात करती हूँ। बिल्कुल माँ जी, चलिए मैं जा रही हूँ, मुझे रात का खाना भी बनाना है। ऐसा कहकर ज्योति वहां से रसोई में चली जाती है। दरअसल ज्योति को बहुत ही अच्छे तरीके से ये पता था कि उसकी सास पुराने ख्यालातों वाली है और अगर उसने किसी मॉडर्न लड़की को देख लिया तो फिर पूरा दिन उसी बात को लेकर पूरे घर में चर्चा होती रहेगी।
वहीं लता जिस बात से डर रही थी उसके साथ कुछ वैसा ही होता है। जब वो शाम को अपने छोटे बेटे अरुण से उसकी शादी की बात करती है तो उसका बेटा कहता है, माँ मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ। देखो दरअसल बात कुछ ऐसी है ना कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उसका नाम शालिनी है। मैं शादी उसी से करना चाहता हूँ। क्या? तूने तो कभी इसके बारे में जिक्र तक नहीं किया। हाँ देवर जी, कम से कम माँ जी को तो ना सही आप मुझे तो बता ही सकते थे ना। माँ भाभी मैं बस बताने ही वाला था लेकिन मुझे शालिनी ने मना करके रखा था। चल ठीक है बेटा, मुझे तेरे पसंद से कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो संस्कारी और सर्वगुण संपन्न है तो तुझे तो पता है कि मैं इस घर में किसी फिरंगी को तो नहीं आने दूंगी, ना ही उल्टे सीधे कपड़े पहनने वाली को। हाँ माँ मुझे सब कुछ पता है और शालिनी ऐसी है भी नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक है। ठीक है, फिर हम कल ही शालिनी के घर जाकर रिश्ते की बात करेंगे। दरअसल अरुण जिस लड़की की बात कर रहा था उसका नाम शालिनी था और वो पेशे से एक मॉडल थी। वो आज तक कई शो में मॉडल का काम कर चुकी थी और उसने अब मिस वर्ल्ड के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। फैशन शो के दौरान ही अरुण शालिनी से मिला था और धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हो गई और उन्हें एक दूसरे से प्यार भी हो गया और उन दोनों ने अपने अपने घर पर अपनी शादी की बात कर ली और दोनों के परिवार वाले शादी के लिए मान गए और कुछ दिनों में अरुण और शालिनी की शादी हो जाती है। शालिनी बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। हाँ माँ जी, अब देवरानी जी आ गई है। मुझे भी इस घर में एक सहेली, एक बहन मिल गई जो मेरे काम में हाथ बटाएगी, मेरे सुख दुख में साथ देगी। क्यों सही कहा ना देवरानी जी? जी भाभी। अच्छा चलो चलो, बहुत बात हो गई, अब तुम घर के अंदर आ जाओ। इसके बाद शालिनी कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाती है। इसके बाद ज्योति उसे अपना कमरा दिखा देती है। वहीं रात में अरुण और ज्योति की सुहाग रात होती है। अरुण, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अपनी मम्मी से कुछ भी नहीं छुपाओगे। तुम्हें तो सब पता था ना कि मैं एक मॉडल हूँ और मुझे इस तरीके की साड़ी वगैरह पहनने का कोई भी शौक नहीं है। अब तुम बताओ मैं कैसे इस घर में रह सकती हूँ? अरे शालिनी डार्लिंग, तुम मेरी माँ को नहीं जानती हो। अगर उन्हें पता चल जाता ना कि तुम एक फैशन मॉडल हो तो वो हमारी शादी के लिए कभी भी मंजूरी नहीं देती। उनके सामने अगर कोई छोटे कपड़े पहन भी ले तो वो पूरा घर अपने सर पर उठा लेती है और तुम तो फिर एक मॉडल हो। हाँ अरुण, मैं भी वही कहना चाह रही हूँ। अब अगर माँ जी शादी के लिए नहीं मानती तो बेशक ना मानती, लेकिन मैं तो अपने सपने को पीछे नहीं छोड़ सकती ना। तुम्हें तो पता है ना कि मैंने मिस वर्ल्ड के लिए अप्लाई कर रखा है और मैं अपने सपने को ऐसे ही पीछे नहीं छोड़ सकती। अरे बाबा, तो तुम्हें छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? बस तुम कुछ दिन के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लो, उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा और माँ को भी समझा दूंगा। और चलो अब इन बातों को छोड़ो, अब हमें सुहाग रात भी तो मनाना है। हाँ? उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, पर मेरी बातें मत भूलना। शालिनी के इस तरह कहने के बाद अरुण और शालिनी अपने सुहाग रात मनाते हैं और ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहां शालिनी सुबह सवेरे नहा धोकर अपनी पहली रसोई करती है। अरे देवरानी जी, ये आपने क्या पहन रखा है? अगर माँ जी ने देख लिया तो पूरा घर अपने सर पर उठा लेंगी। अरे भाभी, इसमें खराबी क्या है? और मेरे पास सारे के सारे ऐसे ही कपड़े हैं। अरे ये आपको तो पहले बताना चाहिए था ना, अब कहीं माँ जी यहाँ ना आ जाए। ज्योति ने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसकी सास लता वहां पर आ जाती है और शालिनी को देखकर पूरा घर अपने सर पर उठा लेती है। राम 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 बहू, ये तूने क्या पहन रखा है? तुझे तनिक भी शर्म नहीं आई? इस घर में तेरे ससुर जी और जेठ जी भी रहते हैं। वो अलग बात है कि वो काम से सुबह जल्दी चले जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू ऐसे बेशर्मों वाले कपड़े पहनेगी। वो माँ जी, इन कपड़ों में खराबी क्या है? और मेरे पास तो सारे ऐसे ही कपड़े हैं। बेशरम बेहया, तू ऐसी बातें बोल भी कैसे सकती है? और तेरे पास अगर कपड़े नहीं थे तो तू मुझसे बोलती। चल, तू मुझे अभी अपने सारे कपड़े दिखा। इसके बाद लता शालिनी को अपने साथ ले जाती है और उसके सारे कपड़े देखती है। हे मरा राम जी, ये तो सारे के सारे बेशर्मों वाले कपड़े हैं। अरुण ने तो ये कहा था कि तू तो बड़ी संस्कारी है। खैर छोड़ इन बातों को, अब बोलने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब से तू ध्यान रखियो कि इस घर की मुखिया मैं हूँ और आज से और अभी से
तुझे इस घर में अगर रहना है तो सिर्फ साड़ी पहनकर ही रहना पड़ेगा। इस तरह लता अपनी छोटी बहू शालिनी को बहुत ही जली कटी सुनाती है और शालिनी चुपचाप अपनी सास की बातें सुनती रहती है। वो इस घर में आने के बाद बंद सी जाती है। वो न चाहते हुए भी अपनी सास का कहा मानती है और रोजाना साड़ी पहनती है। ऐसे ही समय बीतता है और सब कुछ सही चल रहा होता है। एक दिन एक डाकिया एक लेटर लेकर आता है जो कि शालिनी का था। शालिनी उस लेटर को ले लेती है और उसे पढ़ती है। पढ़ने के बाद वो पहले तो बहुत खुश होती है, उसके बाद निराश हो जाती है और उस लेटर को रखकर वहां से चली जाती है। ऐसा करते हुए उसकी जेठानी ज्योति उसे देख लेती है। अरे ये क्या, देवरानी जी का अभी लेटर आया, उन्होंने पढ़ा। पहले तो वो खुश हुई और फिर वो इतनी निराश क्यों हो गई? आखिर उस लेटर में क्या था? ऐसा कहकर ज्योति उस लेटर को उठाती है और पढ़ती है। अरे ये क्या, मेरी देवरानी तो मिस वर्ल्ड के लिए सिलेक्ट हुई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। नहीं, शायद माँ जी की बातों से डर गई है। मुझे ही कुछ ना कुछ तो करना होगा। इस तरह ज्योति रात होने का इंतजार करती है ताकि पूरा परिवार जब एक हो तब वो इस बारे में बात कर सके। ऐसे ही रात हो जाती है और सभी एक साथ बैठे होते हैं। माँ जी, देवरानी जी मिस वर्ल्ड के लिए सिलेक्ट हुई हैं। अच्छा, तो क्या हुआ? माँ जी, आप देवरानी जी को उसमें भाग लेने दीजिए ना। बड़ी बहू, ये तू क्या बोल रही है? हाँ माँ, भाभी ठीक कह रही है। मैं कई दिनों से इस बारे में बात करने की सोच रहा था पर हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। मेरी बात तुम सब ध्यान से सुन लो, ये कभी नहीं हो सकता। लता की ऐसी बात सुनकर उसका पति महेश बोलता है, अरे भाग्यवान, तुम कैसी थी और कैसी हो गई हो? तुम भी मेरी माँ की तरह ही बातें करने लग गई हो। किसी दूसरे के सपनों की उड़ान के पंखों को क्यों काट रही हो? भूल गई वो दिन जब तुम मास्टर शेफ बनना चाहती थी और मेरी माँ ने मना कर दिया था? आज तुम भी वही कर रही हो, याद रखो। पर महेश जी। पर क्या लता, वो फैशन कंपटीशन है, मिस वर्ल्ड। अगर हमारी बहू मिस वर्ल्ड बन गई तो हमारे परिवार के साथ साथ पूरे दुनिया में अपनी पहचान बना पाएगी। ये कोई शर्मिंदगी वाली बात थोड़ी ना है। तुम अपनी बहू की ताकत बनो, कमजोरी नहीं। पूरा परिवार लता को मिलकर समझाता है, जहां लता को समझ आता है कि वो आज तक कितनी बड़ी गलती कर रही थी। लता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू को मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भाग लेने के लिए अनुमति दे देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। भाभी माँ जी, आप सच में इस वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो। ठीक है, ज्यादा मस्का मत लगाओ। इस तरह लता की सोच बदल जाती है और अब सब कुछ सही हो जाता है।